हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज हम बेसिक नंबर थ्योरी करने जा रहे हैं। इसमें मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा जीसीडी पे, एलसीएम पे और प्राइम्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हम प्राइम्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट होगा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम आपने सुनी भी होगी कि हम किसी नंबर को जब किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर आता है, तो वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको यूक्लिडियन एल्गोरिदम के बारे में भी बताऊंगा, जिसकी हेल्प से हम जीसीडी निकाल सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी से, जैसे कि हमारे पास डिवीजन, डिवाइड्स या फिर मल्टीपल फैक्टर, इन सब ये तरह की टर्म्स होती हैं। इसको अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको और आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें जैसे कि हमारे पास दो इंटीजर हैं, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए यहाँ पे बी को डिवाइड कर रहा है। जिस तरह से आप ऐसे लिखते हो, मीन ए डिवाइड्स बी, तो ए डिवाइड्स बी को ना ऐसे भी लिखा जाता है, ए फिर वर्टिकल स्लैश एंड बी, ठीक है। या फिर जैसे कि आप यहाँ लिख रहे हो ऐसे भी लिखा जाता है। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब बी बड़ा है और ए छोटा है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो हम बी को हमेशा ए इंटू के की फॉर्म में लिखते हैं, के कोई इंटीजर होता है। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बी को 12 ले लेता हूँ, ए को 3 ले लेता हूँ, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं 3, जो कि बी था और ये 3 है, इंटू के की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं अगर हमारे पास ए बी को डिवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन जो मैं आपको बताया था, ए डिवाइड्स बी की नोटेशन होती है ये, जो हम वर्टिकल स्लैश बनाते हैं। तो ए डिवाइड्स बी इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये क्लियर रहना चाहिए, कभी आप इसको ये समझ लो कि ये ए डिवाइड्स इस तरह से, ये इस तरह से नहीं है, ये अभी भी इसी तरह से है कि बी ऊपर जा रहा है, बी न्यूमरेटर में है और ए डिनोमिनेटर में है। तो ये इसकी नोटेशन है, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर ए बी को डिवाइड करे तो अगेन बी की वैल्यू या तो इक्वल हो सकती है या ग्रेटर होगी। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू के, वेयर के इज सम इंटीजर, लाइक 2 डिवाइड्स 10। तो 2 10 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 10, इसको ऐसे पढ़ रहे हैं तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 3 डिवाइड्स 12, तो 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, एंड 4 डजन डिवाइड 10। तो इसमें डजन के लिए हम क्या करते हैं, डजन के लिए यहाँ पे एक हल्का सा कट कर देते हैं इसको, तो इसका मतलब हो जाता है डज नॉट डिवाइड, ठीक है। तो ये नोटेशन होती है, बहुत यूज़फुल होती है, ये बहुत सारे बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में भी यूज़ होती है नोटेशन। देन नोटेशन में आपके पास बी डिवाइड मतलब बी इज़ डिविजिबल बाई ए, ये तो नोटेशन आप अच्छे से समझते ही होगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, मीन्स बी की वैल्यू अगेन 12 और ए की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। तो मतलब इसका जो आंसर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो आपका इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। सो इट गिव्स अ नंबर नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये आपको एक नंबर ही दे रहा है। जैसे ए डिवाइड्स बी, ये तो पूरा स्टेटमेंट है, जो इसलिए स्टेटमेंट की बात हो रही है ये, क्योंकि इसमें हम जब भी इसको रीड करते हैं तो इसको हम रीड करते हैं ए डिवाइड्स बी। बट जब भी हम ये लिखते हैं तो ये एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, जो एक नंबर बन के आता है। जैसे कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी डिविजिबल बाई ए एक इंटीजर होगा, तो ये मतलब होता है इसका, है ना। ऐसा नहीं है कि ना कि आप 12 डिवाइड बाई 7 कर रहे हो तो वो तो एक फ्रैक्शन में नंबर आएगा, तो फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए हमें अभी, हम कंप्लीटली डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो डिविजिबिलिटी मीन एग्जैक्ट डिवीजन विदाउट रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर उसमें 0 आएगा जब आप कंप्लीट डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है। देन डिवाइजर और फैक्टर। अगर जैसे कि हम रीड कर रहे हैं ए डिवाइड्स बी, ठीक है ना, तो बी जो है डिविजिबल बाई ए है, तो 12, अगर मैंने बी को 12 ले लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे ही लिख रहे हो कि 12 इज डिविजिबल बाई ए है, ये है इसका मतलब। ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स 12, ए डिवाइड्स 12, तो इसको हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 6 एंड 12, जो कि ये इसके डिवाइज़र हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये आ गई निकल के, तो यहाँ पे ये डिवाइज़र है या फैक्टर है, मतलब 12 के ये फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब जो उसको डिवाइड करेगा, या डिवाइज़र बोलो, फैक्टर मतलब उसको ब्रेक कर सकते हो आप इन चीज़ों में। मतलब कि 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 12 लिख सकते हो, तो 1 उसका फैक्टर है, 12 उसका फैक्टर है, या उसको 2 इंटू 6 लिख सकते हो, 2 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। तो ये फैक्टर इस तरह से हो गए या डिवाइज़र हो गए। फिर मल्टीपल, तो ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती डेफिनेशंस ही हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखते हो कि ए डिवाइड्स बी, तो बी, मैंने कहा कि बी या तो ए से इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, और डिविजिबिलिटी भी होगी वहाँ पे। उसको हम ए इंटू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर के इज़ एन इंटीजर, है ना, ऐसे लिखते हैं ना।
तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करो ना कि b जो है वो a का मल्टीपल हो गया ना, मतलब a को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें b मिल रहा है, सो b बिकम्स दी मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, लाइक अगर मैं अगेन b को मैं 12 ही ले लेता हूँ, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 6, सो 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 एज वेल। 12 को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 into 4, सो अगेन 12 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है एंड 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 12 इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 12 into 1 भी लिख सकते हैं। तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ऑब्वियसली हर नंबर 1 का तो मल्टीपल होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल्स को अलग से भी लिख के दिखाया जा रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 को किसी इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके मल्टीपल्स बनते चले जा रहे हैं, जैसे 3 बन गया, 6 बन गया, 9 बन गया, 12 बन गया, इस तरह से ये सारे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है ताकि आपको ए डिवाइड्स भी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, जो कि मैंने ये वाली नोटेशन आपको बताई है ए डिवाइड्स बी की, ये न्यू नोटेशन है, ये बहुत सारी बेसिक्स बुक्स में नहीं चलती है। हम मोस्टली हम ऐसे ही लिखते हैं कि बी इज़ डिविजिबल बाई ए, एक नंबर आ जाता है ये, है ना। बट यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं, ए डिवाइड्स बी। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये याद रखना। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे बी जो है वो ए से डिविजिबल है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये डिवीजन के लिए ही यूज़ होती है, इसमें रिमाइंडर भी निकल के आता है। तो इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं, इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, ए आपका कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, एंड डी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जिससे आप डिवाइड करोगे ए को, है ना, ऐसे। बट यहाँ पे पूरा डिवीजन नहीं होगा, आगे देखो क्या है, डी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन देर आर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डी। मतलब जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा या जीरो तक जा सकता है वो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा या फिर डी से छोटा, डिवाइजर से छोटा, स्ट्रिक्टली छोटा। ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे डी आपका डिवाइजर है, ए आपका डिविडेंट है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, क्यू आपका क्वोशंट है और आर इज द रिमाइंडर। तो जैसे कि मैं आपको करके बता दूँ, जो आप नॉर्मली डिवीजन करते थे, 6 को अगर मैं 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ये कितनी बार इसमें जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये 12 आ गया और यहाँ रिमाइंडर बचा 3। तो मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, आप देखो आपकी डिवीजन एल्गोरिथम कैसे बनेगी। आपने ए को इंटीजर लिया, वो 15 है, ठीक है, डिवाइजर आपका ये 6 है, ये आपका क्वोशंट है मतलब क्यू, और ये आपका रिमाइंडर है, और 15 आपका डिविडेंट है। तो मैंने क्या कर दिया इसको, अब 15 इज इक्वल टू जो आपका डी था, डी आपका डिवाइजर था, फिर क्वोशंट 2 टाइम्स गया वो, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ गया 3। ठीक है, तो इसमें आप देखो सारी चीज़ें आ गई, ए इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये बन गया आपकी डिवीजन एल्गोरिथम। और आर की वैल्यू के लिए क्या बोला गया था कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डी। डी क्या है आपका, यहाँ पे डी की वैल्यू है, सॉरी मैंने क्यू लिख दिया, डी आएगा यहाँ पे, डी इंटू क्यू प्लस आर। सो डी की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये स्ट्रिक्टली लेस होगा, इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार फिर और डिवाइड हो जाएगा अगर इक्वल हो गया तो। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं एक और, अगर मैं यहाँ 17 ले लूँ, 6 से डिवाइड करूँ तो कितनी, अगेन टू टाइम्स ही जाएगा ये, तो रिमाइंडर आपका 5 ही जा सकता है मैक्सिमम। जैसे ही आप 17 को 18 कर दोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर वो 5 से बढ़ेगा नहीं, 6 नहीं होगा वो। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं, 17 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 17 है, डी की वैल्यू आपकी 6 है, क्यू की वैल्यू 2 है, और रिमाइंडर आपका 5 है, डी इंटू क्यू प्लस आर। तो आर अगेन क्या हो रहा है, आर की वैल्यू यहाँ पे सीधा 5 आ रही है, तो विच इज़ लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर इज 6। अब मैं जैसे इसको 18 कर दूंगा ना, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा आपका। रिमाइंडर ऐसा नहीं है कि फिर वो बढ़ के 5 से 6 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 3 था, यहाँ रिमाइंडर 5 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर अब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम है, मतलब जो आप एक ट्रेडिशनल डिवीजन करते थे, बचपन से करते आए हो गए आप ये 2nd 3rd स्टैंडर्ड से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन एल्गोरिथम की इसको एक नाम दे दिया है, स्टेटमेंट बना दिया इसका, कि हम किसी भी डिवीजन वाले प्रोसेस को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे डी डिवाइजर है, ए आपका डिविडेंड है, क्यू क्वोशंट है, और आर रिमाइंडर है। सो यूज़ द डिवीजन एल्गोरिथम टू डिवाइड 302 बाई 5। तो आप इसको
फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम करने जा रहे हैं, हम डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, बट करोगे तो आप इसको ऐसे ही ना, 5 से कितनी टाइम्स जाएगा, इस तरह से आप करोगे। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे फिर 2 आएगा तो रिमाइंडर आपका 2 ही बचा। और एक जो आप कहते थे कि ना चलने का 0 भी लगाओगे, है ना, वो भी लगेगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 302 क्या बनेगा, 300 को अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये आपका a है और a इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में आप लिखते हो। तो डिवाइडर आपका 5 है, क्वेश्चन आपका 60 हो गया। तो यहाँ तक तो देखो आप साफ दिख रहा है 300 बन चुका है, तो रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको इतनी ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली दिख रहा है चीज़ों को। तो यहाँ आपका डिवीजन एल्गोरिथम बन गया, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। अब 225 है यहाँ पे, तो 225 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब कि आप 225 इज इक्वल टू 7 इंटू 32 प्लस 1, ठीक है। क्या है, तो आप दोबारा से भी करके देख लो क्रॉस चेक। तो 7 इंटू 32 क्या बनेगा, 224, तो रिमाइंडर आपका 1। तो ये आपके डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में आ गया। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। तो बस इतना ही है, डिवीजन एल्गोरिथम में आपको डिवीजन करना है जो ट्रेडिशनल तरीके से, और उसको a इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख देना है। सो नेक्स्ट हम अब जो आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं उसमें हम जीसीडी और एलसीएम निकालेंगे। तो हम ट्रेडिशनल तरीका भी यूज़ करेंगे और उसमें हम प्राइम्स की भी हेल्प लेंगे। तो प्राइम जान लेते हैं क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो प्राइम कभी भी 1 नहीं होता, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इफ़ एंड ओनली इफ ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ p आर 1 एंड p, मतलब वो नंबर प्राइम होगा जिसके सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होगा या फिर p होगा। मतलब वो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जैसे कि आप 7 को ले लो, 7 को आप 1 इंटू 7 ही लिख सकते हो, उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हो। अब पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड इट्स नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगेन ग्रेटर देन 1, तो ना तो प्राइम होता है 1 और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। इन दोनों में से 1 कुछ भी नहीं होता है। तो प्राइम की डेफिनेशन सिंपल सी है। तो जैसे कि अगर हम प्राइम्स की बात करें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, स्टार्टिंग की 10 फर्स्ट प्राइम है। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, अगेन 1 नहीं होता, तो आप 2 और 3 तो आपके प्राइम हो चुके हैं। तो वो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते और 1 से ग्रेटर ही रहते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर भी। तो आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 आएगा। ऑब्वियसली इसके फैक्टर भी होंगे, वो प्राइम नहीं है, 2 इंटू 2 लिख सकते हो आप, और 1 इंटू 4 भी लिख सकते हो। देन 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सब आपके कंपोजिट नंबर हो गए। सो नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो ये क्या कहती है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। मीन्स हर एक नंबर को जो ग्रेटर देन 1 है उसको आप यूनिकली ब्रेक कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और वो जो आपने यूनिक वर्ड यूज़ करा है तो उसमें ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं 6 को फैक्टर कर रहा हूँ प्राइम्स में, तो 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। हो सकता है कोई इसको 6 को 3 इंटू 2 लिख दे। तो ये यूनिक है अप टू द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। मतलब कि देखो प्राइम की ऑर्डरिंग चेंज हो गई, किसी ने पहले 2 लिख दिया तो किसी ने पहले 3 लिख दिया, बट ये यूनिक हो जाती है, इसलिए ये वर्ड हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स। सो हर एक नंबर को ग्रेटर देन 1 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 12, तो आपको याद होगा फैक्टरिंग कैसे करते थे। अगर मैं 12 के फैक्टर करूँ तो 2 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से दोबारा डिवाइड कर सकता हूँ 6 को, तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर अब 3 से ही डिवाइड होगा, तो अब ये 1 टाइम जाएगा। तो आपके जो 2, 2, 3 ये इसके 12 के फैक्टर हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 करके लिखोगे। अब 2 की पावर 2 लिख सकते हो, इंटू 3 लिख सकते हो। अब कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लिख सकते हैं लाइक 30 को ब्रेक कैसे करोगे, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है या जिस भी नंबर से आपको दिख रहा है वो डिवाइड हो रहा है, आप डिवाइड करो उसको। तो 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो ये 15 टाइम्स जाएगा, फिर 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 अगेन 5 से डिवाइड होता है 1 टाइम जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 बन गया। इस तरह से आप 100 को भी डिवाइड कर सकते हो। तो 100 को डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से ही स्टार्ट करोगे,
फिर 2 से डिवाइड करोगे दोबारा से, फिर 5 से, और फिर अगेन 5 से। ठीक है, जब तक 1 नहीं आ जाता आप तब तक डिवाइड करते रहोगे। तो 100 का क्या बना, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, लाइक 641 का कोई भी डिवाइजर नहीं होता 1 और 641 के अलावा, तो ये प्राइम नंबर है। फिर 999, तो 999 साफ दिख रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो उसको। फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं सॉरी, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 37 अगेन प्राइम है, तो ये प्राइम से ही खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करोगे, फैक्टर आ जाएंगे, तो उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप लिख सकते हो। यही कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है जीसीडी। सो लेट ए एंड बी इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो। ठीक है, the largest positive integer d such that d divides a and d divides b also, so is called the greatest common divisor of a and b. The greatest common divisor of a and b is denoted by gcd ab. So greatest common divisor क्या है, जैसे कि अगर आपके पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 12, तो इनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो इनको डिवाइड करने वाला दोनों को, जो जिसको आप जीसीडी से डिनोट करते हो, 6 और 12 को, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करने वाला है। अब आप उसमें जो है ना ढूंढोगे कि भाई 1 भी डिवाइड कर रहा है 6 और 12 को, 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 और 12 को, 3 भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 है ना, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 6 भी करेगा, 6 को डिवाइड करता है और 6 12 को भी डिवाइड करता है। अब आप 6 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर आप लोगे तो वो 6 को तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा ना, तो आप 6 तक ही रुक जाओगे। तो 6 और 12 को डिवाइड करने वाले ये नंबर हैं सारे। तो अब हम ग्रेटेस्ट इसलिए बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वर्ड जो यूज़ होता है, इसलिए ग्रेटेस्ट वर्ड लिखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो है 6, और ये कॉमन डिवाइजर हैं। कॉमन मतलब कि ये 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 12 को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 लेते हैं। अब अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर या बड़े नंबर्स हैं, तो उसमें फिर आप ऐसे नहीं देख के कर सकते, तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं, वो हम सीखेंगे क्या होती हैं। सो अगर किसी भी दो इंटीजर के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हैं ए और बी, ये 1 आ जाए, तो वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, उन दोनों को रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर बोलते हैं। सो इसमें हम जीसीडी निकालना सीख लेते हैं, इसमें फैक्टरिंग वाली टेक्निक से। जैसे 24 और 36 है, तो कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले इनकी डिवाइजर निकालते चले जाओ। डिवाइजर जैसे 2 है फर्स्ट, तो ये 12 टाइम जाएगा, और 36 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 18 टाइम जाएगा। अब ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा बताओ, 6 और 9। अब ये क्या फिर से डिवाइड हो सकते हैं, तो यस ये हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते 1 के अलावा, तो अब 1 ही आएगा, ठीक है ना, तो उसको करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, तो आप रुक जाओगे। तो इसका मतलब आपका जो जीसीडी बनेगा ना यहाँ पे, वो बनेगा 24 और 36 का। तो इनको बस जो डिवाइज़र, दोनों के कॉमन डिवाइज़र आए 2 इंटू 2 इंटू 3, तो वो आ गया आपका 12। तो इसका जीसीडी होगा 12। मतलब जहाँ पे आप रुक जाओगे ना, वो तो फिर 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो इसलिए आपका जो जीसीडी बना वो 2 इंटू 2 इंटू 3 बना, जो कि जहाँ तक कॉमन दोनों को डिवाइड कर रहा था नंबर। लाइक अगर हम निकालें 3 का जीसीडी, 16, 24 एंड 40, तो सबसे पहले आप इनका कॉमन डिवाइजर 2 ही देख लो, 2 एंड 20, फिर दोबारा से 2 है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 4, 10, ठीक है। अब फिर से 2 है जो डिवाइड कर देगा, है ना, तो ये हो जाएगा 5। अब कोई भी नहीं है नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा, तो आपका जो जीसीडी बना इन तीनों नंबर्स का, वो क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 बन गया 8। तो 8 16 को भी डिवाइड करता है, 24 को भी करता है और 40 को भी करता है। तो यही है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लाइक अब नेक्स्ट नंबर है 17 एंड 22। तो 17 और 22 को क्या कोई नंबर डिवाइड करने वाला है, इसमें तो कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा, तो 1 ही है जो इनको डिवाइड करता है, वो वापस से वही आ जाएगा। तो इसका मतलब इनका जीसीडी जो है वो 1 है। तो जिनका भी जीसीडी 1 आता है वो क्या होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। तो ये बन गया आपका जीसीडी ऑफ एनी नंबर्स, लाइक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर हैं आप उनका जीसीडी निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 और मोर इंटीजर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ
ऑल द गिवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 एंड 4 है और मुझे इनका एलसीएम चाहिए, तो मैं इनके पहले मल्टीपल देखूंगा। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 3 का मल्टीपल होता है 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, इस तरह से करते चले जाओ। 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? सॉरी 4 के मल्टीपल्स, तो 4 के मल्टीपल्स होते हैं 4, 8 एंड सो ऑन। अब आप इसमें क्या बात हो रही है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। तो 3 और 4 का जो मल्टीपल है हम उनको ढूंढते हैं जो कॉमन होने चाहिए दोनों के। तो 3 तो किसी में कॉमन नहीं है, हम मतलब इसमें भी ढूंढेंगे और इसमें भी ढूंढेंगे जो कॉमन मल्टीपल है। तो 3 नहीं है कॉमन। फिर उसके बाद 4 आ रहा है, 4 भी कॉमन नहीं है। 6 आ रहा है, 6 भी कॉमन नहीं है। 8 आ रहा है, 8 भी दोनों में कॉमन नहीं है। फिर 9 आ रहा है, 9 भी दोनों में कॉमन नहीं है। फिर 12 आ रहा है, 12 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 12 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल आया किसका? 3 एंड 4 का। अभी हम कॉमन मल्टीपल ही ढूंढ रहे हैं, तो 12 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा आपको जाके? वो बहुत आगे जाके मिलेगा। लाइक इसमें फिर 3 के मल्टीपल अगर आगे और लिखें, इस तरह से करते चले जाओ और फिर 4 के भी करते चले जाओ। तो ये मतलब बहुत आगे जाके मिलेगा आपको। तो इसमें जो भी नंबर आपको मिलेगा मल्टीपल, वो हो सकता है, नहीं इसमें जो हमें मिला 3 का कॉमन मल्टीपल एक तो 12 मिला। अब नेक्स्ट देखो 50, 12 के बाद से ढूंढते हैं। चलो 15 क्या दोनों में है? नहीं है। 16 क्या दोनों में है? नहीं है। 18 है दोनों में? नहीं है। फिर 20 भी नहीं है। 21, 24, तो 24 हमें दिखाई दे रहा है कि 24 दोनों में कॉमन है। तो एक और मल्टीपल हमें मिल गया 24। ठीक है, इस तरह से आप इनके मल्टीपल बनाते चले जाओगे। अब इसमें जो लीस्ट होगा, अब इन सारे नंबर में जितने भी नंबर, बहुत सारे नंबर आएंगे, इनमें हम उठाएंगे सबसे लीस्ट नंबर, तो वो आ रहा है 12। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम हुआ 3 एंड 4 का, वो हो गया 12। तो इसलिए इसको बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि हमने सबसे पहले तो कॉमन मल्टीपल ढूंढा। कॉमन मल्टीपल ढूंढने के बाद हमने उनमें से लीस्ट ढूंढ लिया, तो लीस्ट जो आया वो 12 आया। तो इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में हम सारे डिवाइजर ढूंढते थे, और डिवाइजर ढूंढने के बाद जो है उसमें जो कॉमन सबसे ग्रेटेस्ट होता था उसको उठा लेते थे, वही होता था जीसीडी। जैसे कि एग्जांपल हमने 4 और 6 का यहाँ पे लिया है, तो ये 4 के मल्टीपल हैं सारे और ये 6 के मल्टीपल हैं। अब इनमें देखो कॉमन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले 4, 6, 8, 12, तो 12 आ रहा है सबसे पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट ना 24 मिलेगा। इस तरह से ये कॉमन मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। अब कॉमन मल्टीपल में जो लीस्ट है वो 12 है, तो 12 क्या बन गया? वो 4 और 6 का एलसीएम बन गया। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जीसीडी एंड एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो करनी सीख ही ली है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें जीसीडी और एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। सो इसको मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। बस इतना देख लो, आपके पास एक नंबर है, उसको आपने प्राइम में फैक्टर्स कर लेना है। फिर आपके पास बी एक नंबर है, उसको भी प्राइम में फैक्टर्स कर लेना है। अब जो कॉमन प्राइम्स हैं, जैसे कि P1 दोनों में कॉमन है, तो उसमें जो पावर है उसकी मिनिमम पावर उठा लेनी है आपने। जैसे इसमें P1 की पावर A1 है, इसमें P1 की पावर B1 है, तो इसमें इन दोनों की पावर का मिनिमम ले लोगे P1 की पावर। फिर P2 की पावर में मिनिमम किसका लोगे? A2 B2 का, क्योंकि जब आपने यहाँ निकाला तो P2 की पावर यहाँ A2 है और यहाँ P2 की पावर B2 है। तो B1 और A2 और B2 की जो मिनिमम आएगा वो P2 की पावर बनेगी। तो इस तरह से करते 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 आपके पास जो भी नंबर प्रोडक्ट का बनेगा वो बनेगा जीसीडी ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ए को 120 मान लो और बी को 500 मान लो। तो इसमें आपने अलग अलग दोनों की फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। तो 120 की कर लेते हैं पहले हम। सो ये बन गई 120 की फैक्टराइजेशन। क्या बनी है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। देन 500 की कर लेते हैं। सो 2 से करेंगे स्टार्ट।
सो 500 के फैक्टराइजेशन क्या बनी, प्राइम फैक्टराइजेशन 2^2 एंड 5^3। अब इसमें 3 नहीं आ रहा तो 3 की पावर आप 0 तो लिख ही सकते हो ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। सो यहाँ से अब हम निकालेंगे GCD। तो GCD का फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या कहता है, पावर जो भी प्राइम्स है ना उनकी पावर का मिनिमम उठाना है आपने। तो फॉर एग्जांपल 2 की पावर मिनिमम ऑफ 2,3, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर यहाँ 3 और 2 की पावर यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर उठानी है। तो मैं अभी एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मैं डायरेक्टली भी बताऊँगा। तो मिनिमम पावर 0 और पावर 1, फिर 5 में मिनिमम पावर या तो 1 है या 3 है। अब इनका मिनिमम कर लो, 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर मिनिमम में 0 आएगा और 5 की पावर 1 आएगा। तो ये बना 4, 3 की पावर 0 1 और 5, तो ये बन गया आपका 20। तो 20 GCD बन रहा है। तो डायरेक्टली भी अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली कैसे करोगे, अगर मैं 3 की पावर 0 वगैरह चीज़ें ना लिखूँ, सीधा सीधा भी कर लूँ GCD ऑफ 120 एंड 500। सो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर क्या है 2 की, वो है 2 की पावर 2। 3 की पावर 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और 5 की पावर 1 है, तो बस ये आ गया आपका 20। तो GCD आपका आएगा यहाँ पे 20, ठीक है। और जब हम LCM की बात करेंगे आगे, उसमें वो मैक्सिमम हो जाएगी पावर, मतलब मिनिमम ना लेके मैक्सिमम लेंगे। तो इसी में देखो आप, अगर ए की रिप्रेजेंटेशन जैसे आपके ऊपर लिखी थी, ए की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, P1 टू द पावर A1, P टू द पावर A2 एंड सो ऑन, Pn टू द पावर AN लिखा था। और B की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, P1 टू द पावर B1, P टू द पावर B2 एंड Pn टू द पावर Bn। तो इसमें अब हमें पावर्स में मैक्सिमम उठानी है। तो अब हमारे पास 120 और 500 दोनों की रिप्रेजेंटेशन है, 2 की पावर 2 सॉरी 120 की है 2 क्यूब 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 ये है। और 500 की क्या आ रही थी रिप्रेजेंटेशन, वो आ रही थी 2 स्क्वायर 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 3, 5 टू द पावर 3 आ रहा था, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था। अब हमें यहाँ से बनाना है LCM। तो LCM 120 एंड 500। तो अब इसमें पावर मैक्सिमम लेनी होती है, तो 2 की पावर मैक्सिमम क्या, जो पावर है यहाँ पे 2 और 3 पावर है ना 2 की, तो इन दोनों का मैक्सिमम उठाओगे आप। फिर 3 की पावर 0 हमने जानबूझ के लिखा है ताकि आप 3 को स्किप ना कर दोगे, 3 तो इसमें है नहीं तो स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो 3 की पावर 0 और 1 जो इसमें पावर है, जैसे इसकी पावर यहाँ 1 है और इसकी पावर यहाँ 0 है, तो इसलिए इन दोनों का मैक्सिमम। फिर 5 की पावर मैक्सिमम ऑफ 1,3, क्योंकि यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो अब इनको सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर मैक्सिमम में क्या आएगा 3, 3 की पावर मैक्सिमम में क्या आएगा 1 और 5 की पावर मैक्सिमम में क्या आएगा 3। बस डायरेक्टली मैक्सिमम पावर उठा लेना। सो इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी होगा वो आपका LCM आ जाएगा 120 और 500 का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और दोनों को फिर मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना है जो भी नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, और उनके फिर मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर उठानी है। और जो नंबर, अगर कोई नंबर दोनों में नहीं आ रहा है ना, एक नंबर किसी में आ रहा है, जैसे 3 इसमें आ रहा था और 3 इसमें नहीं आ रहा था, उसको लिख लोगे ना तो गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। अगर आपने 3 की पावर 0 नहीं लिखा है ना, तो वो कभी कभी ना इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें कि हाँ यहाँ पे तो 3 की पावर है ही नहीं, तो आप ना मिनिमम लिखोगे ना मैक्सिमम लिखोगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द GCD यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास दो नंबर है 754 एंड 60। इन दोनों नंबर के हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 754 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 377 आ जाएगा ये। फिर इसको डिवाइड करोगे आप नेक्स्ट 13 से, तो ये 29 टाइम्स जाएगा, और 29 भी प्राइम होता है तो ये 1 टाइम जाएगा। तो आपके 754 को जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 29। फिर हम करते हैं B को, B क्या है 60, तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 15, फिर 3 से गया 5, फिर 1 से जाएगा, तो ये आ गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5,
तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना है GCD। तो GCD क्या होता है, हमें पावर कौन सी लेनी होती है, मिनिमम लेनी होती है। तो देखो 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की मिनिमम पावर है 1। फिर 3 की मिनिमम पावर क्या है, क्योंकि 3 यहाँ पे पावर 1 में है तो आप इसको 3 को यहाँ पे भी लिख लो पावर 0 में और 5 को भी लिख लो पावर 0 में। जो नहीं है फैक्टर उनको आप लिख लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। 29 की पावर भी यहाँ 0 है। तो मैंने क्या बोला, 3 की पावर मिनिमम उठानी है, तो 3 की पावर मिनिमम क्या है, 0 है, तो 0। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा है, जो हम है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 2 लिया प्राइम, फिर 3 प्राइम उठाया, 5 की मिनिमम पावर क्या है, एक जगह पे 1 है और एक जगह पे पावर 0 है, तो मिनिमम पावर क्या बनी, 0। 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम है वो 13 है, तो 13 की भी मिनिमम पावर 0 है और 29 की भी मिनिमम पावर दोनों में 0 है, क्योंकि 29 की पावर 1 है और यहाँ 0 है तो उसकी मिनिमम पावर आ गई आपकी, तो इसका GCD आ गया आपका 2। तो यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके GCD फाइंड करना। अब नेक्स्ट है LCM फाइंड करना। तो LCM भी इन्हीं दोनों नंबर का ही फाइंड करना था। अब LCM में क्या फॉर्मूला बन जाता है, LCM में हमें मैक्सिमम पावर उठानी होती है। तो देखते हैं मैक्सिमम पावर क्या है। तो 2 में मैक्सिमम पावर क्या है, 2। देन 3 में मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है, तो इन दोनों पावर का मैक्सिमम क्या होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 की पावर 1 आ जाएगी, 13 की पावर भी 1 और 29। तो ये आप मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन बनेगा 22,620। तो इस तरह से बनता है। अगर आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर है ना, तो आपको ये पावर 0 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा निकाल लो, हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। तो इन दोनों का GCD और LCM हमने निकाल लिया, यही था सेम। इसका LCM आ रहा है आपका 22,620। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है आपको 96 और 60 का GCD। तो आप सबसे पहले डिवाइड कर लो उसको। तो 96 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये, 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से भी 2 से डिवाइड और फिर 3 से डिवाइड। तो 96 क्या बन गया आपका, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 बस। अब नेक्स्ट है 60। तो 60 तो हमने ऊपर निकाला ही हुआ था, तो 60 में क्या आ रहा था, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ रहा था। तो GCD निकाल लेते हैं सबसे पहले, किसका, 96 का और 60 का। तो पावर क्या लेनी होती है, मिनिमम। तो 2 की पावर 2 लोगे आप, 3 की पावर दोनों जगह 1 है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, और 5 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर आप 0 लिखोगे तो 5 की पावर 0 मिनिमम आएगा, तो ये क्या बनेगा, 12 बन जाएगा ये। तो आपका GCD 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो मैंने सेम डेटा रखा है और LCM निकालना है, तो LCM भी निकाल लेते हैं इनका। LCM में मैक्सिमम पावर लेनी है 96 और 60 की। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ 2 में, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 5 हो जाएगी। अब बस 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 1। तो दोनों में ही 1 है। और 5 में क्या होगी मैक्सिमम पावर, देखो एक जगह 0 एक जगह 1 है तो 1 ही आएगी। तो इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा ये 32 इंटू 15, ये बनेगा आपका 480। तो ये आपका LCM आ गया, ठीक है। तो यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके LCM और GCD निकालना। अदरवाइज आप बिना उसके भी निकाल सकते हो। अगर कहीं लिखा नहीं आया क्वेश्चन में कि आपको किस मेथड से निकालना है, तो आप फिर किसी भी मेथड से निकाल सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अगर कहीं मेंशन हो गया तो आपको फिर उसी को यूज़ करना है, उसी टेक्निक को यूज़ करना है। आगे मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक और टेक्निक सिखाऊंगा, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, उसमें भी GCD निकालना सिखाते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।